हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चल रही है 17 जुलाई की तैयारी। बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि सर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करा दीजिए। तो बच्चों, आज से मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियोस यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं और एंजॉय करिए। तो हेडिंग बड़ी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो इनिशियल पार्ट है, मैं एक बार टॉपिक्स का फ्लो बना देता हूं आपको। सबसे पहले बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। बच्चों, आप सब ने पढ़ा होगा कि सबसे पहले एटम शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने बताया कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो एंड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये सब बातें डाल्टन ने बताई। बच्चों, डाल्टन थ्योरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि डाल्टन ने कहा था एटम इज इंडिविजिबल और ये थ्योरी फेल हो गई। फेल तब हुई जब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स खोज लिए गए, उनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और मेनली है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो सबसे पहले तो थोड़ी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद बच्चों डाल्टन्स थ्योरी फेल हो गई जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज लिए गए। ठीक, इसके बाद की बात करें बच्चों, अगर थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, इसके बाद की बात करें अगर बच्चों, तो इसके बाद आता है आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बच्चों, ये भी आप जानते होंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने, याद है, थॉमसन ने कहा था एटम का आकार बिल्कुल वैसा ही होता जैसा तरबूज जैसा। थॉमसन्स पडिंग मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल। बच्चों, इसके बाद आता है हमारा रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ये वही रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल को यूज किया गया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। और बच्चों, एक बात याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने पहली बार न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक, तो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हुई। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यहीं पर आप समझ सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यहीं पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया मैं बताऊंगा भैया एटम कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके बाद में सीक्वेंस आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया। ठीक, ये सब आपने एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का पढ़ चुका है, पढ़ लिया है कि जो एटम में पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड है, वो डेविएशन वाला एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, यहां तक तो पार्ट बहुत इजी है और मैं आपकी जानकारी बता दूं, यहां तक सवाल भी बहुत कम आते हैं। क्योंकि अंतिम समय है तो एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो उनको ज्यादा कवर करना चाहिए। और वैसे भी ये टॉपिक तो आपने फिजिक्स में पढ़े ही होंगे। अब रदरफोर्ड मॉडल के बाद बच्चों हमारा अगला मॉडल है, अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करी जाए तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमारा अगला मॉडल है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक, अब यहां से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है बच्चों। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बीच कुछ और कहानियां हुई और उन कहानियों से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल ऑफ एटम के बीच कुछ और डिस्कशन है, वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक, तो बच्चों रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के बाद आप सब ये भी जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के बाद बोहर्स मॉडल आया, लेकिन बोहर्स मॉडल के बीच में कुछ और डिस्कशंस में और डिस्कशन हुआ डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। डुअल का मतलब
अरे डुअल का मतलब तो समझ ही आ रहा है यार, दो तरीके के स्वभाव, दो तरीके के नेचर होना। साइंटिस्टों ने बच्चों बताया कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, यानी एक नेचर तो लाइट के पास वेव नेचर होता है, वेव नेचर होता है, और दूसरा लाइट के पास जो दूसरे टाइप का जो नेचर होता है दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब साइंटिस्टों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट एक वेव के रूप में भी ट्रेवल करती है, एक वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं उसके फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, यानी लाइट के पास दोनों स्वरूप होते हैं। अब बच्चों ये जो वेव नेचर है, वेव नेचर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ईएम वेव थ्योरी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से, ईएम वेव थ्योरी से। और जो लाइट का पार्टिकल नेचर है, लाइट के पार्टिकल नेचर को बच्चों सपोर्ट करती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पार्टिकल नेचर के बारे में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्क्राइब करती है। आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये तो प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, प्लैंक यहां पर साइंटिस्ट का नाम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, या जेम्स मैक्सवेल ही बोल देते हैं। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी दी। अब बच्चों सबसे पहले आप बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। सबसे पहले तो वेव थ्योरी नाम ही बता रही है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सवाल आता है कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? ये ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम रेडिएशंस क्या होते हैं? या बच्चों ईएम वेव थ्योरी कहती है कि लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो भी कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब सर ये ईएम होते क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है लाइट इज अ रेडिएशन, लाइट इज रेडिएशन, लाइट एक रेडिएशन है which consists of electric and magnetic field, which consists of electric and magnetic field in perpendicular direction। ईएम वेव थ्योरी कहती है कि लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो वेव बच्चों कौन सी वेव होती है? ईएम वेव। कौन सी वेव होती है? ईएम वेव। तो लाइट एक रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के बच्चों क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। यहां पर मैं कुछ बात आपको और बताना चाहूंगा, कुछ बात और बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई वेव है, वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन। अरे भैया किधर जा रहे हो? मत जाओ अभी। कोई वेव है और वो वेव मान लो बच्चों एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, या एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। ठीक, कोई वेव है और मान लो वो वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, और दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो कुछ ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे।
ऐसे ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान लो ये वेव की डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ वेव है, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ वेव है, और वाई एक्सिस पे ये जो वेव ट्रेवल कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट। ठीक, तो भैया एक मिनट भैया, अरे भैया, एक्स एक्सिस पे वेव ट्रेवल कर रही है तो वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है। अब बात करें अगर बच्चों, सपोज ये एक्सिस मैंने बना दी, सपोज दिस इज जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट ऑसिलेट करता है ऐसे। जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट ऑसिलेट करता है। ठीक ठीक, जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट ऑसिलेट करता है। थोड़ा सा डायग्राम मेरा गंदा बन गया है, एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूं कि डायग्राम को स्वच्छ बनाऊं। ठीक, ये जेड एक्सिस हुई। तो भैया ध्यान से सुनो, हुआ क्या? एक्स एक्सिस पर वेव ट्रेवल कर रही है, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड एक्सिस पर क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप खुद समझो ना, एक्स एक्सिस पे वेव ट्रेवल कर रही, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and direction of wave is perpendicular to each other। फिर से सुन लो भैया, हमने क्या बताया? लास्ट पेज में मैंने बताया कि रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बीच बहुत सारी चीजें और भी हुई, और वो डिस्कशन हुआ लाइट के डुअल नेचर के बारे में। डुअल नेचर का मतलब होता है लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर की बात करते हैं हम ईएम वेव थ्योरी के थ्रू। ईएम वेव थ्योरी दी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अच्छा बच्चों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। दो तरह के वेव्स होती हैं, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे साउंड वेव, पर ईएम वेव ऐसी कैटेगरी की वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बच्चों, अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती लाइट, क्या कोई न्यूमेरिकल बन सकता है? बिल्कुल बॉस, यहां पर तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला याद रखना है, C = न्यू लैम्डा। C इज स्पीड ऑफ लाइट, C इज स्पीड ऑफ लाइट। C इज नहीं, कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा C इज स्पीड ऑफ लाइट, अरे ये कैपिटल C भैया। C की वैल्यू सब जानते हैं, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। लैम्डा इज वेवलेंथ। एक तो इस फॉर्मूले पर जो आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा सर बक्सा अक्सा बना दीजिए, लगे कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ये लीजिए। दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला, न्यू बार वेव नंबर। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल भैया वेव नंबर होता। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं सर, ठीक। तो वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बच्चों, यहां पर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन नोट कर लिया आपके लिए, और ये क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन है।
नीट 2021 का क्वेश्चन है। चलो भैया एक बार फटाफट अटेम्प्ट करो, जल्दी से पॉज करो वीडियो को और अटेम्प्ट करो। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया था ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल में दिया हुआ है और नीट 21 का क्वेश्चन है ना। अब बात सुनो मेरी। अ पर्टिकुलर स्टेशन एयर दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन फटाक से पढ़ो, किलो हर्ट्ज को सीधे हर्ट्ज से बदल लें तो कितना हो जाएगा 1368 इंटू किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। पूछा क्या है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू गिवन है और लैम्डा पूछा है तो भैया डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगा दे, C = न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट। तो C = न्यू लैम्डा, यहां से अपन को लैम्डा बताना है तो लैम्डा = कितना हो गया बोलो, C/न्यू। C की जगह लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸। ये कितना दिया बेटा बताओ, 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज, है ना। चलो कैलकुलेशन तो तुम्हारी बहुत शानदार है, चर्चे हैं तुम्हारी कैलकुलेशन के, जरा सॉल्व करो। और ये जो क्वेश्चन आया मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, तुम देखना ऑप्शंस बहुत नजदीक ऑप्शंस दिए थे, क्लोज ऑप्शंस दिए थे ना। तो 10⁻³ और ये कितना बचेगा देखो, ये बचेगा 3 × 10⁵ अपॉन 1368, है ना। बताओ भैया सॉल्व करो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 1368.0 है ये। डेसिमल को अगर 3 डिजिट यहां शिफ्ट कराएं लेफ्ट में तो देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा 3 × 10⁵ अपॉन ये हो गया 1368 × 10⁻³ ये कैंसिल, तो बचा कितना 3 × 10⁻² यानी कि 300 सीधे सीधे कहो अपॉन 1.368। अब तो भैया सॉल्व ही कर लो, जरा बताओ क्या आंसर आएगा। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो आंसर आएगा 219.3 मीटर, ठीक है, इतना आएगा। एक्चुअली आता तो 219.29 आता है, पर बेटा सिग्निफिकेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 0.29 के लिए हम 0.3 ही टिक करेंगे करेक्ट आंसर। तो बच्चों लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना, जो कि कहती लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती। दूसरी बात, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नीट 2021 का क्वेश्चन, ठीक। और अब बात हो जाए कुछ आगे की। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर भी सवाल आ सकता है, वैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बच्चों कई तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो पूरा जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले होती है कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस, अभी पूरी बात समझाता हूं, थमो थमो सब समझ में आएगा। उसके बाद होती गामा रेस, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, फिर होती जानते हो क्या, एक्स रेस, एक्स रेस, फिर होती अल्ट्रावायलेट रेट यानी यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन। तो सबसे पहले होती कॉस्मिक रेस, फिर गामा रेस, फिर एक्स रेस, फिर यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर थोड़ा सा छोटा करिए, अरे करिए भाई, फिर होती इंफ्रारेड, फिर होती इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड, मैं इंफ्रा लिख रहा हूं पर यहां पे मतलब इंफ्रारेड है, मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, फिर होती रेडियो वेव, ठीक। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा पैटर्न है, लेकिन अब बात ध्यान से सुनिए भैया। ये जो ऑर्डर है ना, जब आप इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे
तो जानते हो लैम्डा बढ़ता है। अब भैया इतना तो पढ़े ही होगे कि लैम्डा का बढ़ना यानी वेवलेंथ का बढ़ना यानी फ्रीक्वेंसी का कम होना। तो हमेशा याद कर लीजिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैम्डा बढ़ रहा है, यानी इसका लैम्डा मिनिमम है, इसका लैम्डा मिनिमम है, मिनिमम लैम्डा है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो तो लैम्डा बढ़ रहा है, तो रेडियो वेव्स हैव मैक्सिमम लैम्डा, लैम्डा तो इनका मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम है, पर फ्रीक्वेंसी इनकी मिनिमम है ना, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, और वेवलेंथ का बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी का कम होना होता है। सर ये याद कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल चिंता मत करो यार, कैसे नहीं याद करोगे तुम, ठीक। देखो बच्चा कैसे याद करेंगे इसको, एक जुगाड़ बता देते हैं, इसको याद करेंगे। यहां कॉस्मिक आ रहा, सी के लिए क्लासिकल, क्लासिकल। यहां आ रहा जी, जी के लिए गाड़ी, क्लासिकल गाड़ी। एक्स के लिए एक्स, यू का यू, और विजिबल का वी, एक्स यूवी। सुना ना एक्स यूवी का नाम? आई का इन, एक्स यूवी इन। माइक्रोवेव का माई, इन माई, और आर से रेंज। तो पूरा डायलॉग क्या बन गया भाई, सुनो। क्लासिकल, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है, और वेवलेंथ का बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी का कम होना, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में भी है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, विजिबल में कुछ और चीजें होती हैं। जब हम बात विजिबल रेडिएशन की करते हैं तो विजिबल में कुछ और चीजें आ जाती हैं। विजिबल में जानते हो पूरा पूरा क्या आ जाता है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो मैं अगर बोलूं तुमसे विजिबल रेडिएशन में किस कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, बोलो भैया क्या रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं होती है? तो बच्चों यहां तक मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। 2 मिनट में फटाफट रिकैप करा देते हैं। रिकैप, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत यहां से होती है। सबसे पहले डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एटम वर्ड का इस्तेमाल किया, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, फिर थॉमसन ने बताया मॉडल कैसा होगा, उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी समझ सकते हैं, फिर रदरफोर्ड ने बताया मॉडल कैसा होगा, फिर उसके बाद बोहर मॉडल आया जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, और रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बीच कुछ और डिस्कशन हुए, वो हुए डुअल नेचर ऑफ लाइट का। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर एक्सप्लेन किया मैक्सवेल ने। तो लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है और वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, यानी तीनों चीजें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। 2 फॉर्मूले, नीट 2021 का क्वेश्चन, और भैया डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को